गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काय चिकित्सा। तो बेसिकली आपके काय चिकित्सा का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो बेसिकली आज हम पेपर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जिसमें लिखा है कि काया चिकित्सा और काया चिकित्सा इन तीनों की निरुक्ति बतानी है, परिभाषा बतानी है, पर्याय बताने हैं और भेद बताने हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि काय चिकित्सा सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान में इसका वर्णन किया गया है और आयुर्वेद के 8 अंगों का एक अंग है काय चिकित्सा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काय चिकित्सा की निरुक्ति से। तो इसमें बोला गया कि कायति शब्द इति काया, कि जो शब्द उत्पन्न करे उसे काया कहते हैं। शब्द कौन उत्पन्न करता है? शब्द एक शरीर उत्पन्न करता है जिसके अंदर आत्मा होती है, ठीक है। मुर्दा कभी शब्द उत्पन्न नहीं कर सकता। तो कायति शब्दिति काया, जो शब्द उत्पन्न करे उसे काया कहते हैं, ठीक है। और इसकी अब निष्पत्ति पढ़ते हैं। काय शब्द की निष्पत्ति चिन्ह चयन धातु में धन प्रत्यय लगने से होती है। इसका अर्थ होता है देह। देह को क्या बोलते हैं? शरीर भी तो बोलते हैं। तो देह शब्द देही उपचेते वर्धने धातु में धन प्रत्यय लगने से बना है। काया का एक अर्थ शरीर भी होता है और शरीर का अर्थ देह है, ऐसे हम इसको कोरिलेट करेंगे। और काया का एक अर्थ जठराग्नि भी किया गया है। जठराग्नि क्यों किया गया है? क्योंकि जब शरीर चलेगा, खाएगा पिएगा, तो उसमें जठराग्नि भी तो काम करेगी, उसका डाइजेशन भी तो करेगी। तो मुर्दा में कभी ये काम नहीं हो सकते, ये हमेशा शरीर में ही हो सकते हैं, ठीक है। जो जिंदा हो उसमें ही हो सकते हैं। तो काया का एक अर्थ जठराग्नि भी है। शरीर बल आरोग्य आयु एवं प्राण, यह सभी जठराग्नि के अधीन है। तो हम इसमें पढ़ लिया, हमने काया की निरुक्ति पढ़ ली, निष्पत्ति पढ़ ली। देखो निष्पत्ति में कुछ समझाने का नहीं है, इसमें आपको अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा कि चिन्ह धातु में कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। देह शब्द कैसे बना है, ठीक है। अब हम काय शब्द के पर्याय पढ़ते हैं। काय शब्द के बहुत से पर्याय हैं पर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ने, हम थोड़े पढ़ते हैं। उसमें है पहले लेकर क्लेवर है, गात्र है, वपु है, सहान है और शरीर है। तो उसमें देखना चाहेंगे क्लेवर का मतलब क्या होता है। कलेवर का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन, किसी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। जैसे शुक्र शोणित्य का कॉम्बिनेशन हो गया है ना, जैसे मधु और शुक्र का शोणित्य है, मधुर और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये कलेवर के अंदर आते हैं। और गात्र का मतलब होता है जो गमन करे, मतलब जो गति करे वो गात्र होता है। और दो इसके बाद वपु का मतलब होता है जो अपने साथ कैरी करके चलता है कुछ चीज़, ठीक है। वपु का मतलब होता है जो कैरी करके चलता है। और सहान का मतलब होता है संगठन बनाना एक, जैसे पंच महाभूतों का संगठन होता है, 5 महाभूत होते हैं उसमें उसका संगठन होता है, वो सहान होता है। शरीर का मतलब होता है जो क्षण प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है, उसे शरीर कहते हैं। तो आपने देख लिया, इसमें 1 2 3 4 5 पर्याय हैं इसके। क्लेवर है, गात्र है, वपु है, सहान और शरीर। ये मेरे साथ ही याद करते चले, इसको दोबारा देखना मत, एक टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए ये वाला। ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा आपके पास, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का आएगा। तो इसमें MCQ में पूछ सकता है कभी आपसे इसमें से क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं कि अब काया की हमने क्या क्या पढ़ लिया। काया की निरुक्ति पढ़ ली, निष्पत्ति पढ़ ली, पर्याय पढ़ ली इसकी। अब इसके पढ़ते हैं भेद क्या है, ठीक है। काया के विभिन्न भेद हैं, तो निम्न आधारों पर भेद किए गए हैं इसके। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि प्रकृति के क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बता रखा है कि मन है, मन के अकॉर्डिंग है, सार के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार है। तो हम पढ़ते हैं पहले काय के भेद क्या है। मन के अनुसार है, सार के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, तो हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको बस ऊपर से बता देते हैं एक बार। मन के अनुसार है सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो उसमें सात्विक में ब्राह्म, महेंद्र, वरुण, कुबेर, गांधर्व, यम, आश्रय। और राजसिक में आसुर है, श्रप है, शाकुनी है, राक्षस है, पेशाच है, प्रेत है। तामसिक में प्रस, मत्स्य और वनस्पति है। और सार के अनुसार है, इसमें देखिए सार के अनुसार आपको ईजी है याद करने, क्योंकि इसमें 6 धातु है, 6 धातु ले रखी है और एक सत्व है और तवक है, क्योंकि इसमें रस धातु नहीं है। सार के अकॉर्डिंग रस धातु नहीं होती। प्रकृति के अनुसार 3 प्रकृति, वात पित्त कफ 3 प्रकृति होती है। तो हमने इसमें देख लिया, एक बार ऊपर देखते हैं एक बार दोबारा से। काय शब्द की निरुक्ति क्या है, निष्पत्ति क्या है, पर्याय पढ़ लिए, भेद पढ़ लिए, ठीक है।
अब हम चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं कि चिकित्सा क्या है। काय के बारे में हमने पढ़ लिया, चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। तो चिकित्सा की निरुक्ति सबसे पहले आती है, चिकित्सा रोग प्रतिकार। चिकित्सा ही होती क्या है, मतलब रोगों को शांत करने वाली तो चिकित्सा है। रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर करना ही चिकित्सा है। लिख रखा है यहाँ पे कि रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों, मतलब अरे रोग जो हो गया उसको शमन करना, उसको रोकना ही तो चिकित्सा है। तो इसमें क्या रटने वाला है, इसमें चिकित्सा रोग प्रतिकार, ये बस श्लोक एक बार देख लीजिएगा। चिकित्सा रोग प्रतिकार, रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर करना ही चिकित्सा है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि कई सारे उपायों के द्वारा, विविध उपायों के द्वारा रोग उत्पन्न कारण को दूर करके पूर्ण शरीर में धातु साम्य, धातु को बनाए रखना, स्थापित करना ही रोगों की चिकित्सा है। किसी रोगों की चिकित्सा करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके धातु साथ में जितने धातु या दोष बिगड़ रखे हैं उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, तो यही चिकित्सा है। दोष, धातु और मल विकृति की अवस्था में चिकित्सा चतुष्पाद विषयक द्रव्य उपस्थाता एवं रोगी की धातु साम्य के लिए सम्यक प्रकृति ही चिकित्सा कही जाती है। इन्होंने बोल रखा है कि धातु, जो हमारे दोष, धातु और मल ये बढ़ जाते हैं, इनकी विकृत अवस्था में चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब कौन, भिषक, डॉक्टर, द्रव्य, औषधि, उपस्थाता, नर्स और रोगी, पेशेंट की धातु सम्य के लिए सम्यक प्रवृत्ति ही चिकित्सा। सम्य, धातु सम्य का मतलब होता है कि उनको धातु जो दोष है और मल है उनको बढ़े हुए हैं उनको कम करने की ही चिकित्सा कही जाती है। सम्यक प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवृत्ति ही चिकित्सा कही जाती है। ठीक है, तो इसमें चिकित्सा की निरुक्ति देख लिया आपने। चिकित्सा रोग प्रतिकार, रोगों को उत्पन्न वाले कार्य को रोकना ही चिकित्सा है। विविध उपायों के द्वारा रोग उत्पन्न कारणों को पूर्ण करना, शरीर में धातु साथ में स्थापित करना ही चिकित्सा है। धातु दोष, धातु मल प्रति अवस्था में चिकित्सा के चतुष्पाद के द्वारा, हम चिकित्सा के चतुष्पाद के ही द्वारा धातु को साथ में कर सकते हैं, सामान्य रूप में ला सकते हैं, वही प्रवृत्ति की चिकित्सा कही जाती है। अब इसकी पर्याय देख लेते हैं, चिकित्सा के पर्याय क्या हैं। चिकित्सा के भिन्न पर्याय हैं, तो श्लोक है इसका, एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। चिकित्सम व्याधिगम पथ्यम साधनम औषधम पश्चातात्म प्रशरणम प्रकृति स्थापनम हितम। तो इसके बहुत से पर्याय हैं इसमें। चिकित्सा है, व्याधि है, पथ्य है, साधन है, औषधम है, प्राश्चित्यम है, प्रशमन है, प्रकृति स्थापन है और हित भी इसका एक पर्याय है। तो इसके पर्याय आप श्लोक के अकॉर्डिंग याद कर लेना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है पर्याय इसके। और अब हम इसके भेद देखते हैं। हमने इसकी निरुक्ति देख ली, हमने इसकी परिभाषा देख ली, अब हम इसके भेद देखते हैं क्या भेद हैं। इसको आचार्यों ने बहुत डिफरेंट भेदों में डिवाइड किया हुआ है। तो हम एकविध भेद से देखते हैं, द्विविध भेद से, त्रिविध भेद से, चतुर्विध, पंचविध, षटविध, सप्तविध और दशविध भेद से। तो हम पहले देखते हैं कि देखो इसमें कोई डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ये 3 नंबर में ही है, तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बताना। तो आपको बस ऊपर ऊपर से एक बार बता दूंगा कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम एकविध भेद से देखते हैं कि चिकित्सा एक भेद से कैसे कर सकते हैं। एक भेद से मतलब कि बस उसका निदान परिवर्जन ही कर लो, कि मतलब निदान परिवर्जन को ही उसका रोक दो तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो इसमें आचार्य शिशुत ने लिखा है कि नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा में इसका वर्णन किया गया है, निदान परिवर्जन। और पथ्य सेवन से, अपथ्य सेवन से नहीं, पथ्य सेवन से, जो पथ्य सेवन करते हैं उसको सेवन करने से जो एकविध चिकित्सा हो सकती है। तो द्विविध चिकित्सा हम किससे कर सकते हैं, संतर्पण अवतर्पण चिकित्सा है, शोधन शमन चिकित्सा है, रसायन और वाजीकरण चिकित्सा है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें एक बार देखना पड़ेगा। संतर्पण का मतलब होता है कि भ्रंगण करना, है ना, भ्रंगण करना कि अच्छा खाना पीना, अच्छा खान पान करना। भ्रंगण का मतलब आपको पता ही है। क्रश पुरुषों जो क्रश होते हैं उनको ऐसी लघु और आहार दिया जाए, पुष्टकारिक आहार देकर चिकित्सा करनी चाहिए, ये अपना संतर्पण होता है। अवतर्पण का मतलब होता है कि लंघन करना, ठीक है, जो स्थूल है उनको क्रश करना, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, अवतर्पण है, लंघन है, ठीक है। ये चिकित्सा है हमारे संतर्पण अवतर्पण। उसके बाद है शोधन और शमन चिकित्सा। तो शोधन का मतलब होता है कि बायो प्यूरिफिकेशन थेरेपी, शरीर में से
हाँ, तो क्या होता है, शोधन चिकित्सा थी और शमन चिकित्सा। शोधन का मतलब है कि विभिन्न थेरेपी के अकॉर्डिंग हम दोषों को बाहर निकालना ही शोधन होता है। और शमन का मतलब होता है शरीर के अंदर ही उसको शांत करना, ये शमन चिकित्सा होती है। उसके बाद रसायन और वाजीकरण चिकित्सा होती है। रसायन का है, रसायन आप पढ़ोगे काय चिकित्सा में, आप आगे पढ़ेंगे काय चिकित्सा के रसायन और वाजीकरण के बारे में, कि आप चरक में पढ़ने को मिलेगा ये रसायन और वाजीकरण। तो आयु, बल, वर्ण, बुद्धि व रोग समानार्थम प्रकृति की जाने वाली चिकित्सा, जैसे आयु बढ़ाने वाली, बल बढ़ाने वाली, वर्ण और बुद्धि बढ़ाने वाली चिकित्सा को रसायन चिकित्सा कहते हैं। और वाजीकरण चिकित्सा बोलते हैं शक्ति को और शुक्र संवर्धन एवं संतान उत्पत्ति के लिए की जाने वाली चिकित्सा वाजीकरण चिकित्सा है। अब त्रिविध चिकित्सा में देखते हैं। त्रिविध चिकित्सा में तीन तीन के कॉम्बिनेशन आएंगे यहाँ पे, जैसे देवपाश्य, युक्तिपाश्य और सतवच। देवपाश्य में होता है कि मंत्र जाप ताप करके, मणि धारण करके जो औषधि चिकित्सा की जाती है उसको देवपाश्य चिकित्सा कहते हैं। और युक्तिपाश्य चिकित्सा होती है दोष, प्रकृति, देश काल आदि के बारे में विचार करके, ठीक है, दोष युक्ति करके, मतलब एक योजना लगा के उसको। और सत्व चिकित्सा होती है कि साइकोथेरेपी बोल सकते हैं उसको, कि उसको समझाना कैसे करना है, इतर विषय पर मन को समझाना, कि मन के बारे में बताना कि ऐसे से है, और ठीक है, ये सत्व चिकित्सा होती है। उसके बाद अंत परिमार्जन और बहि परिमार्जन और शास्त्र परिधान। अब अंत परिमार्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर की जाने वाली चिकित्सा अंत परिमार्जन होती है, और बहि परिमार्जन होता है शरीर के बाहर की जाने वाली चिकित्सा बहि परिमार्जन होती है। और शास्त्र परिधान जो शास्त्र से की जाने वाली चिकित्सा होती है, छेदन वेदन आदि शास्त्र वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें लंघन है, लंघन पाचन और दोष वेचना। तो लंघन का मतलब आपने देखा कि अभी लंघन कराते हैं और लंघन पाचन भी कराते हैं। मध्यम बल वाले और मध्य दोष वाले रोगी को लंघन कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोष का मतलब होता है कि शोधन द्वारा बाहर निकालनी चाहिए, इसमें दोष विवेचन का मतलब होता है कि क्या। चतुर्विध चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्विध चिकित्सा में शोधन, शमन, आहार, आचार। आचार का मतलब सद आचारण करना। तो चतुर्विध परीक्षा में हम शोधन पढ़ते हैं, शमन पढ़ते हैं, आहार आचार पढ़ते हैं। शोधन वही है कि दोषों को बाहर निकालना, शमन है दोषों को अंदर ही शांत करना, आहार अच्छा हितकर आहार देना, पेय जैसे लेह, भक्षम, खाद्य ऐसी चीज़ें देना। और आचार का मतलब होता है कि काया से, वाचिक से और मानसिक से उसकी चिकित्सा करना। अब उसके बाद है पंचविध चिकित्सा। पंचविध चिकित्सा आपको पंचकर्म में पढ़ने को मिलेगा कि वमन विरेचन, बस्ती, शिरो विरेचन, रक्तमोक्षण क्या होता है, ठीक है। ये सब पंचविध आप लिख सकते हो उसको। और षड्विध चिकित्सा में है लंघन है, भ्रंगण है, रूक्षण, संवेदन है। तो लंघन का मतलब होता है जो लघु तत्व उत्पन्न करे, लंघन है। भ्रंगण का मतलब जो शरीर में गुरु तत्व उत्पन्न करे, वो भ्रंगण है। और रूक्षण का मतलब होता है जो शरीर में रुक्ष तत्व उत्पन्न करे। और स्नेह का मतलब जो शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करे। संवेदन का मतलब होता है जो शरीर में क्या करे बताओ, गुरुता उत्पन्न करे, स्तब्धता और गुरुता उत्पन्न करे। स्तंभन का मतलब जो रोक दे, स्टॉप, मतलब चीज़ों को रोक दे, वहीं पे दोषों की गति को रोक दे, उसको स्तंभन कहते हैं। सप्तविध चिकित्सा पढ़ते हैं। सप्तविध चिकित्सा में वही है पाचन, दीपन, शूद्र, तृष्णा और व्याम और आताप और मारुत। मारुत के बारे में बता देते हैं। मारुत वायु, आताप धूप, व्यायाम करना, तृष्णा प्यास भूख, दीपन औषधि और पाचन औषधि। तो आम दोष का पाचन करना, ये पाचन क्रम है। दीपन का मतलब अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करना। ये शूद्ध का मतलब भूख लगना, भूख रहना है, भूख कम लगना। तृष्णा का प्यास लगना है, प्यास ना लगना। व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह परिश्रम करने वाले कर्म करना। आताप का मतलब होता है धूप का सेवन करना। और मारुत का मतलब वायु का सेवन करना। अब दशविध लंघन चिकित्सा है। इसमें दशविध लंघन चिकित्सा में इसमें बता रखा है कि दशविध लंघन चिकित्सा है। इसमें लंघन चिकित्सा के 10 भेद बताए गए हैं। 4 इसमें शोधन कर्म है जो आपको ऊपर बता रखे हैं, वमन, विरेचन, निर्वण और नत्स्य, ये पंचकर्म वाले हैं। 4 चतुष्पाक संशुद्धि है इसमें। और जो अपने ये हमने 6 बता रखे हैं, ये हमारे हैं अद्रव्यभूत चिकित्सा। पिपासा आ गया, आताप आ गया, वायु, पाचन, व्यायाम और उपवास। इसमें वही है ऊपर वाले सप्त वाले, उपवास की जगह इसमें वही है। देखो इसमें पाचन है, हाँ पाचन है, दीपन नहीं है ना,
दीपन ऊपर वाले में है, इसमें दीपन नहीं है, एक ये हटा दिया उसका और वहाँ पे उपवास ऐड कर दिया। तृष्णा भी नहीं है वहाँ पे, दीपन और तृष्णा दो चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो ये 5 हो गए, यहाँ पे 5 और एक ऐड कर दिया उसमें उपवास, तो 6, ये टोटल 6 हो गए। ओके, तो अब एक बात और भी कर लेते हैं इसका चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा की हमने पहले निरुक्ति पढ़ी कि चिकित्सा प्रतिकार क्या होती है, उसको दूर करने वाली, दोष धातु को दोष धातु मल को साम्य अवस्था में लाने वाली चिकित्सा है। और किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, भीषक द्रव्य उपस्थित रोगी के अकॉर्डिंग। पर्याय देखे हमने, पर्याय इंपोर्टेंट है, इसके भेद देखे, एक भेद से है, द्विविध भेद से है, त्रिविध भेद से है, चतुर्विध भेद से है, पंचविध भेद से है, षटविध भेद से है और 7 भेद से और 10विध भेद से भी है। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम काय चिकित्सा की परिभाषा पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेडी होनी चाहिए एकदम, ठीक है। तो काय चिकित्सा का सबसे पहले वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है अपनी काय चिकित्सा सूत्र स्थान फर्स्ट में। ये क्या है, 11 नहीं है, फर्स्ट है, हाँ मतलब 11 श्लोक है, फर्स्ट में 11 श्लोक के वो करा है इन्होंने। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसिता नाम व्याधि नाम जवर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार दीना नाम उपशमनार्थम। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि काय चिकित्सा आयुर्वेद का वह अंग है जिसमें शरीर के सभी अंगों में उत्पन्न होने वाले जवर, रक्त पित्त, शोष का मतलब राजक्षमा, उन्माद अपस्मार, कुष्ठ मेह अतिसार आदि रोगों को दूर करने के लिए चिकित्सा का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए कि जिसमें सर्वांग शरीर में स्थित व्याधि जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ मेह अतिसार आदि का उपशमन शांत करने के उपाय जिस बुक में लिखे गए हैं वो ही काय चिकित्सा है, जिसकी प्रक्रिया की जाती है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक रटा होना चाहिए, ठीक है। तो काय शब्द से आचार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक बार पीजी में भी आता है ये काय शब्द से आचार्य चरकपाणी ने जठराग्नि का ग्रहण किया है। तो पूछ सकता है कि जठराग्नि का ग्रहण किस आचार्य ने किया है काया का, तो वो चरकपाणी है। काय शब्द से अग्नि समझना चाहिए तथा अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है। बिल्कुल सही बात है, मैं तुमने पहली बार ही क्या बताया था कि काया कहाँ होगा, शरीर को बोलते हैं, और शरीर ही कहाँ होगा, जठराग्नि होगी तो जब ही शरीर होगा, ठीक है। तो काया शब्द से अग्नि समझनी चाहिए तथा अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है। इसमें देह से उत्पन्न होने वाले विकार का शमन करना के उपाय को काया कहते हैं। तो हमने बेसिकली सारा पढ़ लिया, एक बार आपको और भी बता देता हूँ। हमने पढ़ा कि काय चिकित्सा की निरुक्ति क्या है, काया की शब्दिति काया, जो शब्द उत्पन्न करते हैं उसे काया कहते हैं। निष्पत्ति पढ़ी, क्या होती है निष्पत्ति, आपको एक बार रटनी पड़ेगी है। और इसका काया का अर्थ शरीर भी है, वही है कि काया का अर्थ जठराग्नि भी किया गया है, शरीर बल, आरोग्य, आयु एवं प्राणों में सभी के अधीन है। काय शब्द के पर्याय क्लेवर, गात्र, रिपु, सहन और शरीर है। काया के विभिन्न भेद हैं, ये आपको मैं डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा, एक बार आप अपनी बुक से एक बार पढ़ लेना उसको, चार्ट को एक बार, ठीक है। चिकित्सा की परिभाषा, निरुक्ति क्या है, चिकित्सा रूप प्रतिकार, रोगों उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर करना है चिकित्सा है। परिभाषा क्या है, चिकित्सा की परिभाषा क्या है, अपने आप ही लिख सकते हो कि यार रोगों को दूर करने के रोगों को विविध उपाय के द्वारा, बहुत सारे रोगों को उपाय के द्वारा हम शरीर में धातु सात में स्पार्य करना ही चिकित्सा है। धातु सात में करना ही एक प्रवृत्ति की चिकित्सा है। तो उसके पर्याय है चिकित्सम व्याधिम पथ्यम साधनम औषधम, ये वाला श्लोक लर्न कर लेना, ये वाला भी। और इसके भेद हैं, एकविध भेद से है, द्विविध भेद से है, ठीक है। त्रिविध है, चतुर्विध है, पंचविध है और षटविध है और 10विध है। ये 10विध में वो 4 अपने शोधन बता रखे हैं, संशोधन बता रखे हैं, और 6 में अपन अद्रव्यभूत चिकित्सा बता रखी है। काय चिकित्सा की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचरिता नाम व्याधि नाम जवर विश्वसुमाद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार दीना नाम उपशमनार्थम। ये मेह परमेह कर लेना इसको, मेह मतलब परमेह बोलते हैं श्लोक में, वैसे तो परमेह है, अतिसार आदि का उपशमन किया जाता है, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। तो जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से आचार्य ने जठराग्नि का, काया का मतलब जठराग्नि बताया है, वो चकरपाणी है, ठीक है।
काय सबसे अग्नि समझना चाहिए तथा अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडर्न इंट्रोडक्शन आप अपने एक बार पढ़ लेना, जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। काय चिकित्सा के बारे में एक बार देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, कुछ नहीं आया है मतलब, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।